नमस्कार, मैं अदिति नागर हाजिर हूं पॉलिटिकल कॉरिडोर लेकर। दरअसल जब भी हम किसी व्यक्ति की सक्सेस स्टोरी की बात करते हैं, उसके कामयाबी की कहानी सुनते हैं, तो हम कहते हैं कि इस व्यक्ति की, इस इंसान की किस्मत कितनी अच्छी है। लेकिन हम भूल जाते हैं उसके पीछे का संघर्ष। हम बिल्कुल याद नहीं करते कि उसके पीछे की कितनी मेहनत, कितना संघर्ष रहा है। आज पॉलिटिकल कॉरिडोर में मैं बात करूंगी एक ऐसे ही व्यक्ति की जिनकी पिछले लगभग 9 सालों में कोई अपोजिशन का नेता उनका पार नहीं पा सका। यही वजह है कि अब पूरा विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, उनका मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है। आज पॉलिटिकल कॉरिडोर में मैं उसी व्यक्ति की सफलता और संघर्ष की कहानी आपको बताने जा रही हूं। मैं बात कर रही हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। पग में चक्कर, मुंह में शक्कर, सिर पर बर्फ और दिल में साहस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नजरिए में एक कार्यकर्ता को ऐसा ही होना चाहिए। पीएम मोदी ने यह मंत्र सिर्फ कार्यकर्ताओं को नहीं दिया, बल्कि उन्होंने खुद के जीवन में इसे उतारा है। संघर्ष के दिन जो तमाम जीवन उन्होंने बिताया है, उसमें संघ के प्रचारक से लेकर बीजेपी को मजबूत करने के मिशन में उन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा खर्च किया है। उन्होंने कभी खुद को नेता नहीं कहा। पीएम के तौर पर वे खुद को प्रधान सेवक कहते आए हैं और पार्टी सदस्य के नाते वे अपने आप को बीजेपी का कार्यकर्ता बताते हैं और वैसे ही व्यवहार करते हैं। 2013-2014 में जब वो लोकसभा के लिए प्रचार कर रहे थे और उन्हें प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित कर दिया था, तब भी वे अपने प्रचार कार्यक्रमों के बाद अपनी पूरी रिपोर्ट तब के पार्टी के अध्यक्ष थे, तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह को दिया करते थे और अगले दिन के लिए फीडबैक लिया करते थे। जीवन में अनुशासन, मेहनत और साहस, इन तीनों चीजों को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जीवन में उतारा और असाधारण नेता के तौर पर खुद को स्थापित किया। लेकिन आज भी वह एक कार्यकर्ता के महत्व को सबसे ज्यादा आगे रखते हैं और उसका हाल ही का जो सबसे बड़ा उदाहरण है कि गुजरात में इतनी प्रचंड जीत के बाद भी, क्योंकि वो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जीत का सेहरा कार्यकर्ताओं को दिया। उन्होंने जीत का सेहरा पार्टी के अध्यक्ष CR पाटिल को पहनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी और देश के जो गृह मंत्री अमित शाह, उनके बारे में जब बोलते हैं तो गदगद हो जाते हैं। एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि मैंने नरेंद्र मोदी से बड़ा श्रोता नहीं देखा। वह एकाग्रता के साथ सुनते हैं और ये उनकी सबसे बड़ी जो उनके अंदर गुण है, वो ये सबसे बड़ा है। अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी समाज को परिवार मानकर आगे बढ़ते हैं। वो देश की राजनीति में ऐसे पहले नेता हैं जिनके परिवार के बारे में ज्यादा किसी ने सुना ही नहीं है और दूरबीन से भी ऐसा नेता खोजने पे नहीं मिलेगा। गरीबी के आंगन से उठकर प्रधानमंत्री बनने के इस सफर को, एक छोटे से कार्यकर्ता से लेकर सबसे लोकप्रिय नेता के बनने के इस सफर को, कभी पंचायत के सदस्य नहीं रहे फिर भी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता होने का ये सफर, इसको समझना जरूरी है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो शुरुआती 30 साल हैं, उसके उस संघर्ष वाले सालों को जानना जरूरी है। तभी हम ये समझ पाएंगे कि अभी जो सत्ता के 20 साल थे, वो कैसे उस सत्ता पर उन्होंने काबिज किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम देश विदेश में एक ब्रांड के तौर पर स्थापित हो गया है। ये आप और हम अच्छे से जानते हैं। जब हम विदेश यात्रा पे होते हैं, घूमने जाते हैं, तो हम उस गर्व को महसूस कर पाते हैं। देश की राजनीति में ये पहली बार नहीं हुआ कि तमाम जो प्रधानमंत्री आए विदेश गए, लेकिन ये पहली बार हुआ कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने देश का नाम इस तरीके से परचम पर लेकर आए। जब किसी प्रधानमंत्री का नाम एक ब्रांड के तौर पर स्थापित हुआ, एक साधारण गरीब परिवार के बेटे, कहते हैं कि चाय बेचने वाले के बेटे, उस परिवार से आने वाले नरेंद्र मोदी के ब्रांड बनने की कहानी संगठन में उनकी मेहनत और संघर्ष से निकली है। दशकों तक एक कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी संगठन के लिए किया गया उनका लगातार जो संघर्ष था, वो साफ नजर आता है। अब लीडर से पहले वो वर्कर मोदी थे, उसको समझते हैं। वो आज भी लीडर से पहले, प्रधानमंत्री से पहले एक कार्यकर्ता हैं। देश के सबसे बड़े नेता अमित शाह उनके बारे में क्या आकलन करते हैं, उसे सुनते हैं।
नरेंद्र मोदी ने 30 साल संगठन में गुजारे हैं। कार्यकर्ता मोदी ने छोटे से छोटे गांव में गरीब से गरीब का घर खाना भी खाया है और इन्हीं 30 सालों में मोदी को समस्याओं को समझने की शक्ति मिली। और सही बात है, क्योंकि जब गरीब के घर में हम रहते हैं और खुद गरीब तबके से उठ के आते हैं, तो जब हम आज टेबल के इस पार फैसले लेते हैं तो हमें पता होता है कि क्या फैसले लेने हैं, क्योंकि उस गरीब की ज़रूरतें क्या हैं। और नीतियां तय करते वक्त, जैसा मैं आपको बता रही हूं, मन में उस छोटे से छोटे व्यक्ति का ख्याल आता है कि नीतियों से उसको क्या फ़ायदा पहुंचेगा। नरेंद्र मोदी परिणाम के बारे में सोचते हैं, इसीलिए देश में बड़ा परिवर्तन आया है। पीएम मोदी की नीतियों के बारे में गृह मंत्री अमित शाह एक बात कहते हैं, मोदी सरकार लोगों को अच्छे लगे इस तरह की नीतियां नहीं करती, मोदी सरकार लोगों के लिए अच्छे फैसले लेती है। नरेंद्र मोदी आदिवासी, गरीब और पिछड़े लोगों के काफ़ी संवेदनशील हैं उनको लेकर। मोदी के मन में राष्ट्र को लेकर सबसे ज़्यादा सोच है और ये उनके हर फैसले, हर योजना में साफ नज़र आता है। देश के लोगों को भरोसा है कि आज़ादी की शताब्दी तक भारत नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। और अभी 75वें वर्ष चल रहा है जब हम आज़ादी का अमृत काल महोत्सव मना रहे हैं और अभी भी देश में हम अलग परचम पर पहुंच चुके हैं। देश हमारा पूरी दुनिया में एक अलग स्थान पर है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की अंतरिक्ष नीति बनी, ड्रोन पॉलिसी बनाकर इसके उद्योग की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने बच्चों की क्षमता को बढ़ाने की दिशा में काम किया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर देश में कहीं भी विरोध नहीं हुआ। लोगों ने नरेंद्र मोदी की 20 साल की सफलताओं को ज़रूर देखा है। इससे पहले 30 साल के सफ़र को हमें जानना बेहद ज़रूरी है। कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी का सफ़र, वडनगर में वो थे और 8 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी आरएसएस के संपर्क में आए। 8 साल की उम्र बेहद छोटी उम्र होती है, तब उन्होंने वो काम शुरू किया और 1972 में 22 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी संघ के प्रचारक बन गए थे। संघ के प्रचारक रहते हुए उन्होंने समाज और संगठन के लिए काम किया। संघ में प्रचारक के तौर पर नरेंद्र मोदी को गुजरात भर में घूमना भी पड़ा और आरएसएस के संघर्ष की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी और उनके जैसे प्रचारकों के पास थी। नरेंद्र मोदी एक प्रचारक के तौर पर साल दर साल आगे बढ़ते रहे। जब इंदिरा गांधी के खिलाफ जो बड़े गुस्से के बीच में जब तमाम चीज़ें हुई तो गुजरात में छात्र आंदोलन भी नरेंद्र मोदी ने शुरू किया। जेपी की अगुवाई में हुई छात्र क्रांति के पीछे संघ की भूमिका थी और उस समय नरेंद्र मोदी संघ में अहम भूमिका निभा रहे थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने जब इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू कर दिया था, विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया था और उस समय संघ के भी कई बड़े पदाधिकारी जो थे वो जेल में थे। उस समय नरेंद्र मोदी अंडरग्राउंड हुए और फिर सक्रिय रहते हुए आपातकाल के खिलाफ लगातार आवाज़ बुलंद रखी और इससे एक कार्यकर्ता के तौर पर नरेंद्र मोदी को काफ़ी मजबूती हुई और उनका फिर जो से था वो आरएसएस में संघ में बढ़ता चला गया। युवा नरेंद्र मोदी ने आपातकाल पर उस पूरे घटनाक्रम पर आधारित एक किताब लिखी, संघर्ष मां गुजरात। बीजेपी के गठन में मोदी की कितनी भूमिका है, आइए उसको समझते हैं। और 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी का गठन हुआ और धारा 370 की समाप्ति, राम मंदिर और कॉमन सिविल कोड पार्टी का एजेंडा बना। लेकिन जब चुनावी मैदान में बीजेपी उतरी 1984 में तो लोकसभा में केवल 2 सीटें हासिल हुई। हालांकि जो ये तमाम एजेंडे उस समय तय किए गए थे, नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब वो आए तो सबसे पहले इन एजेंडे को लागू किया। बीजेपी का देश भर में काडर बढ़ता गया और 1986 में नरेंद्र मोदी बीजेपी में शामिल हुए। एक कार्यकर्ता के तौर पर नरेंद्र मोदी ने पार्टी को मजबूत करने की अहम भूमिका भी निभाई। 1986 में ही मोदी ने पहली बार अहमदाबाद नगर निगम के बीजेपी को सत्ता दिलाई और उसी के बाद से जो राजनीतिक जीवन में उनकी रफ्तार पकड़ते चले गए। आडवाणी का रामरथ और सारथी बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपातकाल के बाद नरेंद्र मोदी का संघ में कद बढ़ता चला गया और बीजेपी में नरेंद्र मोदी को कई बड़ी जिम्मेदारी दी जाने लगी। नरेंद्र मोदी का राम मंदिर निर्माण आंदोलन को तेज करने में उनको लगाया गया, उनको जिम्मेदारी दी गई और 1991 में लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में राम मंदिर यात्रा निकाली गई। ये हम सब जानते हैं, लेकिन आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक अपनी पूरी यात्रा शुरू की, लेकिन मोदी को गुजरात चरण की तैयारी करने की भी जिम्मेदारी दी गई और जब यात्रा हुई तो सड़कों पर हजारों की भीड़ नजर आई।
आतंकवाद को चैलेंज किया, लाल चौक पर तिरंगा फहराया। 90 की शुरुआत में कश्मीर में आतंकवाद चरम पर था। आजादी के 3 दशक बाद भी लाल चौक पर तिरंगा नहीं फहराया गया था और मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जब ये यात्रा को आयोजित किया गया, यात्रा का समापन कश्मीर के लाल चौक में तिरंगा फहराने के साथ ही होना था। यात्रा के कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी फिर नरेंद्र मोदी के कंधों पर थी और आतंकी तिरंगा फहराने पर यात्रा को लेकर धमकी दे चुके थे मुरली मनोहर जोशी और नरेंद्र मोदी ने फिर भी लाल चौक पर तिरंगा फहराया था। अब इस दौरान नरेंद्र मोदी ने आतंकियों की चुनौती को स्वीकार करते हुए ऐतिहासिक भाषण दिया था और इस भाषण को सुनकर आज भी लोग जोश से लबरेज हो जाते हैं। आइए सुनते हैं। की सफलता ने आतंकवादियों को परेशान करके रखा है। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराएं और अगर वो जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादी उसे इनाम देंगे। आतंकवादी काम खोल करके समझे। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। गुजरात में भाजपा सरकार और आर्किटेक्ट नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी गुजरात में बीजेपी की पहली सरकार के आर्किटेक्ट कहे जाते हैं। संगठन के सिपाही के तौर पर गुजरात में बीजेपी की पहली सरकार बनाने की भूमिका नरेंद्र मोदी ने निभाई और संगठन क्षमता से नरेंद्र मोदी ने सबको प्रभावित भी किया। उन्हें कुछ साल बाद ही नरेंद्र मोदी गुजरात के बीजेपी के महामंत्री भी बना दिया गया और नरेंद्र मोदी ने गुजरात में बीजेपी के संगठन के विस्तार को पंख लगा दिए। और 1995 के विधानसभा चुनाव में जब परिणाम सामने आया तो बीजेपी को पूर्ण बहुमत भी मिला और शंकर सिंह वाघेला ने राज्य के सीएम की शपथ ली। अब इससे बाहर निकले अगर हम गुजरात से, तो राष्ट्र राजनीति में कैसे सक्रिय हुए, हरियाणा और हिमाचल में बीजेपी को कैसे मजबूत किया, उसकी कहानी आपको बताते हैं। गुजरात में बीजेपी सरकार बनाने के बाद मोदी राष्ट्र राजनीति में सक्रिय हुए और इसके बाद उन्होंने हरियाणा और हिमाचल में पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई। दोनों हिंदी भाषी राज्यों में बीजेपी का जनाधार नहीं बन पा रहा था। नरेंद्र मोदी ने इन अभेद किलों को भी फतेह करने की पूरी रूपरेखा, पूरी रणनीति तैयार की। नरेंद्र मोदी ने बंसीलाल की पार्टी हरियाणा विकास पार्टी से गठबंधन की रणनीति बनाई और पहली बार बीजेपी हरियाणा में सत्ता में आई और हिमाचल में नरेंद्र मोदी ने प्रेम कुमार धूमल को तराशा। नरेंद्र मोदी के ये प्रयोग हरियाणा और हिमाचल में आज भी बीजेपी का मंत्र है। बीजेपी को जमीन से आसमान तक पहुंचाने में प्रधानमंत्री मोदी की अहम भूमिका रही और ये तमाम बातें हम इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि आज जब हम प्रधानमंत्री मोदी को उस जगह देखते हैं तो जो कार्यकर्ता हैं उनको ये जानना ज़रूरी है, या वो जनता है उनको जानना ज़रूरी है कि ये इतनी आसानी से नहीं मिला, इसके पीछे संघर्ष की बड़ी कहानी है। उनकी कार्यशैली बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रेरणा देती है और कैसे उन्होंने अपनी पार्टी का कायाकल्प किया और कैसे उन्होंने बीजेपी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। इस लिहाज से पीएम मोदी का एक कार्यकर्ता के तौर पर आकलन जरूरी है, इसीलिए हम बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो परिश्रम किया है उसकी खुशबू आज हम चारों तरफ अनुभव कर रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी प्रत्यक्ष नहीं जीती, वहां भाजपा का वोट शेयर भाजपा के प्रति स्नेह का साक्षी है। एक लीडर जो निरंतर हार्ड वर्क करता है, भारत की वास्तविकता से परिचय कराया। देश के हर हिस्से में घूम चुके हैं नरेंद्र मोदी, देश के हर जिले में रात बिता चुके हैं नरेंद्र मोदी और समय बिताने से जिस जगह हम जाते हैं, वहाँ घूमते हैं, वहाँ की लोगों को, उनकी परेशानियों को, हर वर्ग के लोगों को समझते हैं, तो ज़रूरी है कि उनके साथ समय बिताएं। जंगली, आदिवासी इलाके, छोटे गांव, कस्बों से लेकर शहर तक वक्त गुजारा है। पूरा देश घूम चुके हैं देश को समझने के लिए।
लोगों की जो इच्छाएं हैं, जो उनकी अपेक्षाएं हैं और समस्याओं को गहरी समझ भी रखते हैं नरेंद्र मोदी। अब बात करते हैं यात्रा कल्चर से लोगों को जोड़ने की कला। दरअसल आज की तारीख की जो पॉलिटिक्स है वो पूरी यात्रा पॉलिटिक्स पर तब्दील हो गई है और ये जो पूरा साल है वो यात्रा वाला, पॉलिटिकल यात्रा वाला साल है। लेकिन इसकी शुरुआत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे की, आपको बताते हैं। नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति में यात्रा कल्चर लाने वाले ही व्यक्ति हैं। 1987 में गुजरात में सूखा पड़ा तो नरेंद्र मोदी के न्याय यात्रा उन्होंने निकाली। 1989 में कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो भी लोक शक्ति यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निकाली। 1990 और 91 में देश विरोधी तत्वों से जो उनके खिलाफ हुआ तब एकता यात्रा निकाली गई और 2012 में फर्स्ट टाइम वोटर्स को जोड़ने के लिए विवेकानंद यात्रा भी निकाली। इसलिए यात्राओं का पुराना इतिहास रहा है नरेंद्र मोदी के साथ। अब राजनीति में टेक्नोलॉजी कल्चर लेकर आए। आप और हम अच्छे से समझते हैं कि 2014 के बाद जिस तरीके से चीज़ें बदली हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब और तमाम चीज़ें आपको दिखलेंगी। यहाँ तक कि एक भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री का इस्तीफा भी सोशल मीडिया पर आया था। नरेंद्र मोदी ने राजनीति में तकनीकी का ज़बरदस्त इस्तेमाल किया। डिजिटल डायरी, लैपटॉप, कंप्यूटर, आईपैड, तमाम इन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ। उससे रफ्तार भी बढ़ी और पार्टी की रफ्तार जैसे बढ़ी वो आप सबके सामने है। लोगों से जुड़ने के लिए सोशल मीडिया और 3D होलोग्राम, ट्विटर का इस्तेमाल भी किया गया। अब बात करें कि वाइब्रेंट पार्टी हेडक्वार्टर की। नरेंद्र मोदी ने पार्टी मुख्यालय को एक अलग ही लेवल पर वो लेके गए, उसका बदलाव कराया और मुख्यालय को पीपल फ्रेंडली बनाया। आपको बता दें कि मुख्यालय में लाइब्रेरी का होना अनिवार्य इसलिए किया जिससे कि जो नए लोग जुड़े, कार्यकर्ता जुड़े, उनको भाजपा का इतिहास और देश का इतिहास पढ़ने में दिक्कत ना हो। वहीं पार्लियामेंट को भी हाईटेक बनाया। तमाम बिल जो सांसद हैं उनको ई बिल की तरह पहुंचे जिससे वो कहीं पे भी किसी भी समय पढ़ सके। कार्यकर्ताओं से सीधा जुड़ाव रखा। कार्यकर्ताओं से नरेंद्र मोदी का पर्सनल जुड़ाव है और आज भी है, ज़रूरत पड़ती है तो फ़ोन भी कर लेते हैं। कार्यकर्ताओं के बीच जुड़ाव मजबूत करने के लिए टिफिन बैठक कल्चर शुरू किया, जो आज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष हैं राज्यों के, वो आज भी इसको कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं जिससे कार्यकर्ताओं के बीच में घुल मिल सकें। और कोविड के दौरान वे लगातार पुराने वक्त के जनसंघ के कार्यकर्ताओं का हालचाल पूछते रहे और कार्यकर्ताओं को वो अक्सर एक बात कहा करते थे। वो कहते थे कि राजनीति होती रहेगी, परिवार के साथ समय बिताना, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना भी बहुत ज़रूरी है और संगठन में हर पोस्ट महत्वपूर्ण है। नरेंद्र मोदी संगठन के हर पोस्ट की महत्वता समझते हैं और यही वजह है कि हर व्यक्ति को ये कहते हैं कि आपका, जैसे अगर हम बात करें कि पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट की मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा कि आपको का समाज में एक स्थान है और आपकी महत्वता है। आपके कौशल और अनुभव से पार्टी का संदेश लेकर आप पहुँचे लोगों के बीच और बताएं कि भारतीय जनता पार्टी की क्या विचारधारा है। अपने पुराने दिनों में युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, SC/ST मोर्चा, तमाम लोगों से वो बात करते आए हैं और आज भी वक्त मिले तो संपर्क साधते हैं। और उस वक्त नरेंद्र मोदी उन्हें अपने समुदाय तक पहुंचने के अनूठे तरीके भी बताते आए हैं। अब बात करते हैं कि चुनाव में तस्वीर कैसे बदली। चुनाव में प्रोफेशनल्स को मौका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। नरेंद्र मोदी ने संगठन और राजनीति में प्रोफेशनल्स को लाना शुरू किया। 1987 में ही सबसे पहले AMC के इलेक्शन में कई प्रोफेशनल्स को उन्होंने उतारा था और 2019 में उन्होंने जाने माने डॉक्टर महेंद्र भाई मुंजापारा को टिकट दिया। उसके अलावा चंडीगढ़ में उन्होंने एक्स सर्विसमैन और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को भी मौका दिया गया। ये बदलाव उन्होंने किया और अब ज़मीनी कार्यकर्ताओं को इनाम कैसे देना है उस पर बात करते हैं। राज्यसभा की सीट पहले गिफ्ट के तौर पर बांटी जाती थी लेकिन इसको बदला और जो जेन्युइनली काम करते हैं ज़मीन पर, उनको, ऐसे लोगों को राज्यसभा भेजा जो खुद कभी इस बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अलग अलग लोगों के साथ काम करने का अनुभव जो है नरेंद्र मोदी के पास है और चाहे आपातकाल के आंदोलन के खिलाफ गांधीवादी, समाजवादी लोगों के साथ काम किया, हरियाणा में बंशीलाल के साथ, चौटाला के साथ उन्होंने गठबंधन में काम किया, बीजेपी में अकाली गठबंधन को मजबूती दी और जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला के साथ भी काम किया है। अब G20 से संबंधित बैठक में डी राजा, सीताराम येचुरी, तमाम लोगों के साथ उन्होंने काम किया जिससे उनका जो पॉलिटिकल समझ थी वो और बड़ी और पार्टी से ऊपर उठकर लोगों के साथ काम करना एक अपने आप में एक अलग बात है। दोनों ही नेताओं से बीजेपी की विचारधारा जबकि बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। पार्टी अनुशासन के बड़े सिपाही हैं वो। पॉलिटिकल पार्टी लोगों को कई बार साइडलाइन कर दिया जाता है और ऐसा नरेंद्र मोदी के साथ भी हुआ है। 1990 में उनको साइडलाइन किया गया।
पार्टी में उनको लेकर गलत बात भी फैलाई गई, उनकी छवि खराब करने की भी कोशिश की गई। लेकिन 89 में, 90 में, 91 में, 95 में पार्टी की कामयाबी में उनका बड़ा रोल रहा और फिर एक बार उन्होंने ये कहा कि संगठन का व्यक्ति क्या कुछ अपनी मेहनत से बदलाव ला सकता है। और अचानक उन्होंने उत्तर भारत में काम करने की जिम्मेदारी उनको सौंप दी गई और उन्होंने इसे चुनौती की तरह लिया। ठीक उसी तरह जैसे उत्तर भारत में तब पार्टी को अब मजबूत करने में उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, ठीक उसी तरह जब आज साउथ में पार्टी खुद को मजबूत करना चाहती है और उसमें प्रधानमंत्री मोदी खुद की अहम भूमिका निभा रहे हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी का जो विजय अभियान, मोदी ने जब 1986 में बीजेपी ज्वाइन की थी तब कांग्रेस काफ़ी मजबूत थी। लोकसभा में कांग्रेस के पास 400 सीट थी तो गुजरात में 150, और आज ठीक उल्टा है। 400 पार का नारा नरेंद्र मोदी अब देने वाले हैं 2024 के लिए और 150 की गुजरात की सीट वो पार कर चुके हैं। ठीक अगर बात करें उन्होंने कहाँ कहाँ पार्टी को एएमसी से जीत दिलाते हुए 2002, 2007, 2012 में विधानसभा चुनाव में गुजरात को विजय दिलाई, 2014, 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत दिलाई, 2022 के गुजरात के विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ जीत भी मिली। अब बात करते हैं बीजेपी के चुनाव जीतने वाली पार्टी जिसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी हैं, और उन्होंने चुनाव के भी तमाम नारे दिए, उन्होंने सिलेक्शन को लेकर भी चीज़ें बदली, उन्होंने ये भी करा कि नारों को लेकर कैसे प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग उन्होंने नारे दिए। इलेक्शन विजय में मोदी मंत्र, उन्होंने बूथ मैनेजमेंट को नारा दिया, बूथ मैनेजमेंट में कैसे काम करना है, पन्ना प्रमुख में कैसे काम करना है, ये तमाम बातें भी उन्होंने कही कि कैसे, और खुद प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में पन्ना प्रमुख की भूमिका निभा चुके थे। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी वो अनूठे प्रचार के तरीके, जैसे पतंग पर कमल बनाकर उड़ाने का आइडिया दिया और इससे लोगों के दिलों में कमल चिन्ह की पहचान बनेगी। उन्होंने और भी अनूठे, जैसे टॉफ़ी देना बच्चों को जो रास्ते में आते हैं, तो माँ बाप को अच्छा लगता है जब बच्चों को कोई बच्चा मिले तो उसे टॉफ़ी दी जाए, उससे माँ बाप को खुशी मिलेगी, ज़ाहिर तौर पे बच्चे को। चंडीगढ़ में फ्लैग इन साइट और फ्लैग इन माइंड, इसका भी आइडिया दिया। और सबसे बहुचर्चित चाय पे चर्चा, 2014 के चुनाव में 4000 जो लोकेशन थी जहां पर चाय पे चर्चा हुई और लोगों को, उन्होंने लोगों के आइडियाज़ सुने और खुद के आइडियाज़ दिए। शायद चुनावी नारों की बात करें, उन्होंने एएमसी के चुनाव में कहा था मेरा घर बीजेपी का घर। उसके अलावा उन्होंने कहा था कि जीतेगा गुजरात, मैं विकास हूँ, मैं ही गुजरात हूँ। तमाम नारे वो देते हुए आए। अयोध्या में राम और पाछे आराम, इस तमाम नारों के साथ प्रधानमंत्री मोदी हर बार हर चुनाव में इनोवेटिव होते रहे और तमाम चीज़ों के बाद आज वहां पहुंचे हैं जहां नरेंद्र मोदी हैं। कोई भी व्यक्ति अपने संकल्प और मेहनत से बड़ा बनता है। नरेंद्र मोदी ने भी उसी सोच और निरंतर संघर्ष से आज ये मुकाम पाया है। भले ही मोदी को हराने के लिए पूरा विपक्ष लामबंद होने की तैयारी में है, लेकिन मोदी अपने कार्यकर्ताओं वाली कार्यशैली से निरंतर विजय रथ को आगे बढ़ा रहे हैं। आज पॉलिटिकल कॉरिडोर में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली बार किसी नए पॉलिटिकल एंगल के साथ। फिलहाल देखते रहिए भारत 24।